खुशामदीद। मेरा नाम माविश ज़ैदी है और मैं जॉय उर्दू की जानिब से आप तमाम हाज़रीन महफिल का पुरतपाक खैर मक़दम करती हूँ और इन सब लोगों का भी जो हमें ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अपने मोबाइल फ़ोन जो है उनको साइलेंट मोड पे कर दीजिए ताकि अगला घंटा डेढ़ जो हम जिस मौजू के बारे में बात कर रहे हैं आप उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। इससे कबल कि हम आज की कहानी बैठक का बाकायदा आगाज़ करें, मैं चंद तारुफ़ी और चंद तशक्कुराना कलमात आप सबके गोशगुजार करना चाहूँगी, जिनमें सर फहरिस्त अज़ जॉय ऑफ उर्दू का तारुफ है। जॉय ऑफ उर्दू एक रज़ाकाराना तौर पर चलाई जाने वाली ज़ू लिसानी यानी बाइलिंगुअल तंजीम है, जिसका बुनियादी मकसद उर्दू ज़बान और अदब की तरवीज इस अंदाज से है कि जो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक काबिले रसाई बनाए, और इस काम के लिए जॉय ऑफ उर्दू के मुतअद्दिद ग्लोबल चैप्टर्स दिन रात कोशां हैं। यहाँ मैं ख़ास तौर पर दो लोगों का नाम लेना चाहूँगी। एक ज़मीन अंसारी जो इस अदारे की बानी और रूह रवां हैं, और दूसरी डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा जिन्होंने अपनी खुश कलामी से जॉय ऑफ उर्दू को बेतहाशा तक़वियत बख्शी है। जिस तरह माशरे की कोई इकाई या इदारा इन आइसोलेशन परवान नहीं चढ़ सकता, इसी तरह जॉय ऑफ उर्दू की तरक्की में भी बहुत से लोगों और इदारों की काविशें शामिल हैं, बशमूल ज़ैबिस के। इसीलिए इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं जॉय ऑफ उर्दू की जानिब से ज़ैबिस के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, उनकी मैनेजमेंट और स्टूडेंट बॉडी का शुक्रिया अदा करती हूँ। हमारी तरफ से ख़ास शुक्रिया और खुशामदीद प्रेसिडेंट ज़ैबिस मोहतरमा शहनाज वज़ीर अली साहिबा को, वाइस प्रेसिडेंट एकेडमिक्स प्रोफेसर डॉक्टर इल्ताफ़ मुकाती साहब को, वाइस प्रेसिडेंट एडमिन एंड HR इम्तियाज़ काजी साहब को, और वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा नसरीन हक साहिबा को, जो मेरे ख्याल में कुछ देर में आते होंगे। ताहिरा और निदा का भी बेहद शुक्रिया जिन्होंने आज की इस बैठक को तरतीब देने में मुआवनत की है। तारुफ और तारीफ़ के सिलसिले की आखिरी कड़ी में मैं अपनी नहायत ही नफीस और अदब से गहरा ताल्लुक़ रखने वाली पैनलिस्ट को मुतारिफ़ कराना चाहूँगी। सबसे पहले रूबी हैदर साहिबा, जो अपनी पहचान एक औरत, एक माँ और एक कहानी गो के तौर पे कराना पसंद करती हैं, और क्या ही खूब तारुफ है, जो अपने आप में बहुत मुकम्मल है। लेकिन इसके साथ साथ वो 30 साल तक दर्स व तदरीस के शोबे से भी मुंसलिक रही हैं और इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी की सरबराह के ओहदे पर भी फाइज रही हैं। हमारी दूसरी पैनलिस्ट अतिया महमूद साहिबा हैं, जो 35 साल से ज़्यादा पाकिस्तान फ़ॉरेन सर्विस की मेंबर रहीं और इसी हवाले से मुतअद्दिद ममालिक में बहैसियत पाकिस्तान की सफ़ीर के खिदमात अंजाम देती रहीं। आज भी वो बतौर एडवाइज़र, बोर्ड मेंबर और वॉलंटरी मेंबर के अपनी माहिराना राय से मुख्तलिफ़ इदारों को मुस्तफ़ीज़ कर रही हैं। हमारी आखिरी पैनलिस्ट मलाहत अवान साहिबा हैं, जो कि एक सीजन्ड प्रोफेशनल हैं, जिनका तालीम, कॉर्पोरेट रिलेशंस और सकाफ़ती पेशरफ़ में 29 साला तजर्बा है। फ़िलवक्त वो IBA कराची में बतौर डायरेक्टर एलुमनाई अफेयर्स, रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड कॉर्पोरेट रिलेशंस के खिदमात अंजाम दे रही हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हमारी आज की इस बैठक का मौजू कहानी और कहानियों से जुड़े मुख्तलिफ़ पहलुओं को ज़ेरे बहस लाना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मौजू को मज़ीद टटोलें, मैं आप सबको मोहतरमा शबनम शकील साहिबा, जो कि एक नामवर शायरा और लिखारी हैं, कि किताब न कफ़स न आशियाना में से एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। और उसके लिए मेरे ख्याल में मैं कुर्सी पे बैठ जाऊँ तो बेहतर होगा। मुझे माइक मिल सकता है? कहानी का उन्वान है नापाक। देखो अम्मी जान, जानान ने फिर वही हरकत की है। सारा कूड़ा ड्रम से बाहर फेंक दिया है और अब वापस नहीं डालता। मैं अपने गेट के पास पहुंची तो मेरे बेटे ने शिकायत की। मुझे देखकर जानान सीधा खड़ा हो गया। डालेगा डालेगा, इंशाल्लाह कौम का डालेगा, गुस्सा मत करो। वो बहुत पुरतय्युन लहजे में बोला और हाथ के इशारे से मुझे सब्र करने को कहा।
इसके छोटे छोटे हाथ कूड़े में लुथड़े हुए थे और सर्दी की शिद्दत से फटी हुई जिल्द से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मैं इस मामूल के झगड़े को निपटाए बगैर पेंसिलिन की मरहम लेने अंदर चली गई, क्योंकि तकरीबन रोज़ाना मेरे बेटे की उससे इसी बात पर तकरार हुआ करती थी। जानान 9-10 बरस का अफ़गानी बच्चा था, गोल मटोल सुर्ख सफ़ेद। वो बहुत सुबह सुबह हमारी गली में आ जाया करता था और इससे पहले कि CDA की गाड़ी आकर कोठियों में रखे हुए कूड़े के ड्रम और बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले खाली करके जाए, वो इनमें से कारामद अशिया निकाल लेता था। 1 घंटे के अंदर अंदर इसकी कमर पर लटकी हुई बोरी घी की खाली कनस्तरों, खाली बोतलों और बड़ी बड़ी हड्डियों से भर जाती थी। इस काम में तेज़ी दिखाना इसकी मजबूरी थी, इसलिए वो अक्सर थोड़ा बहुत कूड़ा बाहर फेंककर दूसरी कोठी में घुस जाता था और यूं सब लोगों से डांट खाया करता था। कभी कभी इसकी माँ भी हमरा होती, जो कोठियों के लॉन में उगी हुई जायद घास काट कर जमा किया करती थी। वो 25-26 बरस की एक लंबे कद की औरत थी। इसने सर और चेहरे पर एक काले रंग का डाठा सा बांधा हुआ था, जिसमें से सिर्फ इसकी आंखें नज़र आती थीं। इन नज़र आने वाली आंखों पर लाल और काली रोशनाई लगी होती और इस सारे गेटअप में वो एक डाकू और भुतनी का इम्तिजाज मालूम होती। मगर मुझे 1-2 मरतबा इसकी असल शक्ल देखने का भी इत्तेफाक हुआ, जब वो और जानान मेरे बावर्ची खाने में पानी पीने के लिए आए। तब मालूम हुआ कि डाठे ने एक खूबसूरत और जवान चेहरे को कैमोफ्लेज करके पनाह दे रखी है। इन्हीं 2-4 मुलाकातों में मुझे ये भी पता चला कि जानान का बाप अफ़गानिस्तान के जहाद में मारा जा चुका था और इसकी मौत के बाद दोनों माँ बेटा हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे। इस्लामाबाद में किसी हमदर्द आदमी ने अपने ज़ेरे तामीर मकान की सीमेंट वगैरह रखने वाली कच्ची कोठरी में रहने की इजाज़त दे रखी थी, मगर जानान की माँ फ़िक्रमंद रहती थी कि मकान मुकम्मल होने के बाद इन्हें वहाँ से निकलना पड़ेगा। जानान जब अपनी माँ को रोते देखता तो मुझे कहता, बेगम साहब माँ को बोलो फ़िक्र ना करे, इधर इस्लामाबाद में अल्लाह का इतना बड़ा जंगल है, हम इसमें चप्पड़ डालेगा। वो CDA के बनाए हुए ग्रीन एरिया को अल्लाह का जंगल समझता था। इसके ख्याल में वहाँ घर बनाने की मुकम्मल आज़ादी थी। मुझे इसकी मासूमियत पर तरस आता, मगर जिस जवां मर्दी से वो अपनी माँ को तसल्ली देता था, इसे देखकर मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं इसे ज़िंदगी की एक और तल्ख हकीकत से आगाह करूँ। जानान 5-6 रोज़ से गायब था। जिस रोज़ दोबारा आया तो इसकी टांग पर एक मैली सी पट्टी बंधी हुई थी, जिस पर खून के बड़े बड़े धब्बे थे। पीली कोटी लोग का कुत्ता काट गया, इसने मुझे इत्तला दी। कुत्तों वाले घर में ना जाया करो, मैंने इसे समझाया। अभी क्या करेगा, जाना पड़ेगा, रोज़ी का बात है। दोनों माँ बेटा अपनी गुफ्तगू में माजी, हाल और मुस्तकबिल के सीगों की खूब गड़मट किया करते थे। इधर कैसा मुसलमान लोग है, आराम जानवर पालता है। बेगम साहब तुम कुत्ता मत रखना, निजिस जानवर है। इसने पट्टी बदलवाते हुए मुझे नसीहत की। अच्छा बेगम साहब, आज 8 नंबर में बकरा कुर्बानी किया, इतना बच्चा जमा हो गया गोश्त के वास्ते। वो आज बातें करने के मूड में था। तुम क्यों नहीं गए, तुम्हें गोश्त खाना अच्छा नहीं लगता? मैंने पूछा। अच्छा लगता है, इसने ज़रा झीप कर कहा, मगर उधर चौकीदार से हमारा लड़ाई है, कैसे जाएगा? लड़ाई क्यों है? मैंने इससे पूछा। वो हमें कोठी में जाने को छोड़ता नहीं, बोलता है तुम सब चोर है। हम बोलता है हम रद्दी चीज़ लेता है, चोरी कैसे करेगा? अभी हम बड़ा होकर बंदूक लाएगा और चौकीदार को एकदम फारिग कर देगा। वो जलाल में आ गया। तुम्हारी माँ किधर है आज? मैंने इसका ध्यान बटाने के लिए बात बदली। 5 नंबर में गया है, इधर कोटी बनता है, तिखाने में इतना बड़ा बड़ा घास है। इसने अपने हाथ सर से बुलंद करके खुशी से ऐलान किया। अचानक बाहर गली में शोर सुनाई दिया और लोगों के भागने दौड़ने की आवाज़ें आने लगीं। इनमें जानान के माँ के चीखने चिल्लाने और पश्तों में गालियाँ देने की आवाज़ सबसे ऊंची थी। मैं भागकर गली में पहुंची। 2-3 पुलिस वालों ने जानान की माँ को घेरे में ले रखा था और उनके पीछे एक हजूम उमड़ता चला आ रहा था। क्या हुआ? मैंने एक पुलिस वाले से पूछा। इसने 5 नंबर कोठी के चौकीदार को मार दिया है। पुलिस वाले ने हाथ में पकड़ी हुई घास काटने वाली दरांती मुझे दिखाते हुए कहा, जिस पर खून जमा हुआ था।
क्यों मारा है? मैंने हवास बाख्ता होकर सवाल किया। जनाब, ये घास काटने बेसमेंट में उतरी थी, वहाँ चौकीदार ने इसे मना किया, बहुत झगड़ा हुआ, बस इसने इसके गले पे दरांती मार दी। जनाब, ये लोग चोरियाँ करते हैं, इसीलिए चौकीदार ने रोका था। पुलिस वाले ने बहुत हतमी अंदाज में बात की। वो मकान तो भी बन रहा है, वहाँ क्या चोरी होगा? मैंने ज़रा गुस्से से कहा। ये लोग तो ईंटें भी चुरा लेते हैं। पुलिस वाले ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। ऐसा नहीं हुआ बेगम साहब। जाना की माँ हिजानी आवाज़ में चीखी। वो मरदूद, खबीस, दल्ला दयूस हमको पकड़ा। हम बोला हम इज्जत वाला औरत है, हमको जाने दो, पर वो नहीं छोड़ता था। फिर हम क्या करता? आज इसका डाठा खुला हुआ था और आँखों पे लगी हुई रोशनाई पसीने और आंसुओं के साथ इसके पूरे चेहरे पर फैल गई थी। तुम बिल्कुल सच बोल रही हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। मैंने अपने आंसू पीते हुए जानान की माँ का हाथ पकड़ा। मेरी आवाज़ भराई हुई थी। इसने एक लम्हे के लिए बहुत गौर से मेरे चेहरे की तरफ देखा और कहा, तुम गम ना कर बेगम साहब, हम पाक है, अल्लाह की कसम हम पाक है इंशाअल्लाह। फिर इसने आंखों ही आंखों में मुझे समझाया कि चौकीदार अपने बुरे इरादे में कामयाब नहीं हो सका। इसके ख्याल में मैं इसके नापाक हो जाने पर रो रही थी। ज़मानत तो आसानी से हो गई होगी, ये तो सेल्फ डिफेंस का केस था ना? मैंने अपने शौहर से पूछा, जो पुलिस स्टेशन और अदालत का चक्कर लगाकर अभी वापस आए थे। जानान की माँ हस्पताल में है, बहुत ज़ख्मी है, उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया। क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। कल रात कुछ पुलिस वालों ने इसके साथ ज़्यादती की। उसने गुस्से में आकर टूटा हुआ शीशा अपने पेट में मार लिया। बहुत गहरा ज़ख्म आया है। मैंने अपने शौहर की तरफ देखा। मुअत्तल हो गए सब, इंक्वायरी के ऑर्डर्स भी हो गए हैं। उन्होंने मुझे तसल्ली दी। ये एक छोटी सी कहानी शबनम शकील साहिबा की सुनाने का मकसद ये था कि आप लोगों का तारुफ, जिन्होंने उर्दू ज़ुबान की कहानी बहुत नहीं सुनी, उनको सिर्फ उर्दू ज़ुबान की कहानी की एक लज्जत जो है वो महसूस कर सके, और जिन्होंने सुनी हुई है सो उनके लिए एक रिमाइंडर हो जाए। अब मज़ीद बगैर किसी ताख़ीर के हम अपने पैनलिस्ट की तरफ रुजू करते हैं, और साथ ही मैं आपको एक फ़न फैक्ट भी बताती चलूँ कि मलाहत जो हैं वो शबनम शकील की बेटी हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कहानी क्या है और माशरती इक़्तिदार को संवारने में कहानी का क्या किरदार है, और क्या आप लोगों के ख़्याल में इंसानी सलाहियतों को बढ़ाने में कहानी कहने और सुनने का कोई अमल दखल है? थैंक यू महविश। मेरा ख्याल, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि कहानी ने मेरी ज़िंदगी को कैसे शेप किया या एनरिच किया या एनहांस किया, कहानियों ने। और वो कहानियाँ हैं जो मैंने अपने बड़ों से सुनी। हमारे यहाँ ये होता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे हमारे अब्बा भी, खालू मामू, जब मिल के बैठते थे खाने की मेज़ पे, तो खाना ख़त्म हो जाता था लेकिन क़िस्से कहानियाँ चलते ही रहते थे। यानी बाकायदा आप समझिए कि हम लोग हाथ ऐसे लेके बैठे रहते थे, दाल चावल सब सूख जाता था और उनके क़िस्से कहानियाँ। तो इस तरह से हमारा बचपन गुज़रा। तो मैं तो पैदावार हूँ पाकिस्तान की, लेकिन लखनऊ से आए हुए ये लोग थे। तो जितनी हमने कहानियाँ इनके बड़े होने की, सब साथ मिल के रहते थे, बहुत से कज़न्स साथ रहते थे, क्या क्या करते थे वो सब सुनी। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि कहानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, और ख़ुसूसन अपनी ज़िंदगी से कनेक्टेड कहानियाँ तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको ये बता रहे हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ से आ रहे हैं तो आपको ये कभी नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। ये ज़रूरी है कि आपको ये, तो अब लखनऊ से तो मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, मेरे वालिद जो थे वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो हमारा तो इंडिया जाने का सवाल ही नहीं था।
in the time that I was growing up, वो तो कोई सवाल ही नहीं था. लेकिन लखनऊ हमारे घर में था, हमारे खाने की मेज़ में था, हमारे रहन सहन में था, तो वो सारी कहानियाँ सुनते रहे. तो एक चीज़ मैं आपको कहानी की अहमियत की ज़रूर बताना चाहती हूँ, वो ये कि मेरी माँ, जिनका नाम अतिया था, वो she landed on Lahore platform on the 14th of August 1947 with my father. क्योंकि she got married, she was about 18-19 years old, और my father was posted in a place called Shillong in Assam. वहाँ पर partition हुआ, my father opted for Pakistan, अम्मा और वो ट्रेन में बैठ के लाहौर की तरफ. अब अम्मा के लिए लाहौर ऐसा था कि जैसे हमारे लिए माज़ है, यानी कहाँ जा रही थी उनको कुछ पता नहीं था. लखनऊ से भरे घर से निकली हुई पहले शिलोंग, और 6 महीने के अंदर अंदर पार्टीशन हुआ और अब्बा ने ऑप्ट किया, और अब लाहौर. तो लाहौर कहाँ था? तो वो जो सुनाती थी कहानी मुझको और मेरी बच्चों को, वो ये थी उनके लाहौर प्लेटफॉर्म पे आने की, और वो जो तलातुम, जो हंगामा, द डिस्पेयर. यानी मैं अम्मा के लफ्ज़ों में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि अम्मा उस लाहौर के प्लेटफॉर्म के केओस, कन्फ्यूजन, ट्रॉमा, ह्यूमन मिजरी को जो एक्सप्लेन करे तो बता भी नहीं सकती. तो उसमें बहरहाल वो अपने गरारे में लंबी चुटिया 18 साल की लखनऊ की लड़की कहाँ आ गई, ये उनको पता नहीं था. अब्बा ने हमारे कहा कि यहाँ खड़े रहो, हम कुली लेके आते हैं सामान के साथ. और सडनली वो चल दिए, और इट वाज जैसे एक समंदर आया और उसमें वो गायब हो गए कहीं, इन अ ओशन ऑफ पीपल. अब अब्बा गायब हो गए और ये खड़ी हैं. तो थोड़ी देर तो ये खड़ी रहीं, फिर अम्मा के अल्फाज ये हैं, थोड़ी देर तो हम खड़े रहे, फिर हम थोड़ा थोड़ा रोने लगे, थोड़ा थोड़ा. मेरा ख्याल हल्की हल्की सॉब कर रही थी, नहीं चाहती थी कि कोई उनको देखे. अब आप खुद विजुअलाइज करिए कि एक लड़की गरारा पहने, लंबी चुटिया, यहाँ खड़ी हो, हल्के हल्के रो रही हैं. थोड़ी देर में उन्होंने एक हाथ अपने कंधे पे महसूस किया, और मेरा ख्याल ये आज के सिनारियो में पता नहीं ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. उन्होंने एक हाथ, तो एक सिख जेंटलमैन वाज स्टैंडिंग देयर. तो उन्होंने कहा, बेटा क्यों रो रही हो, क्यों? तो उनका, हमारे मियाँ हमसे कह के गए कुली लेने जा रहे हैं, पता नहीं क्या, यहाँ थे, कहाँ चले गए, ये क्या है, लाहौर क्या है, लखनऊ कहाँ है, वगैरह वगैरह. तो उन्होंने कहा, मियाँ तुम्हारा गया है तो आ जाएगा, तो तुम हमारी देखो लाहौर हमारा 100 साल से घर था, अब हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हम कुछ नहीं जानते उसके बारे में, तो हमारे साथ यहाँ बैठ जाओ. उनकी फैमिली के साथ अम्मा बैठी, माय मदर सैट. थोड़ी देर में पूछा, आप भूखी तो नहीं हो? उन्होंने कहा, हाँ भूख भी लगी है. तो खैर टिफ़िन वगैरह खोल के शीशे. लेकिन यू नो एक अजीब बात अम्मा कहती थी कि आई नेवर आस्क्ड फॉर देयर नेम्स and they never asked me for my names. They were like ships passing in the night. They were never good. But this moment of kindness and humanity on that chaotic platform was told to us as a story. And you know, I don't remember what someone told me yesterday, but this happened, can you imagine when? And my mother told me about 6 decades ago, I remember. तो हमारे बच्चे ये कहानी सुनते हुए इस वन ऑफ द स्टोरी, तो बताना मैं आपको ये चाह रही हूँ कि निदा जो मेरी सबसे छोटी बच्ची है, वो गई, शी अर्नड अ स्कॉलरशिप टू अ कॉलेज इन द यूनाइटेड स्टेट्स. वो अपनी नानी की कहानियों के बारे में सोच रही थी, थीसिस लिखना चाह रही थी, और उसका थीसिस स्टोरीज पे था, और उसके थीसिस का नाम था टेकिंग साइड्स. और उसने ये कहा, निदा ने ये कहा कि there were stories everywhere in our home. They were lurking behind the cupboards, they were on the sofas, they were on the table, they were everywhere. But my nani was a magical storyteller.
ये निदा कह रही है कोई 60 साल बाद, जो इस हादसे के, इन अ प्लेस इन वर्मोंट, इन अ कॉलेज इन वर्मोंट। तो उसने ये कहानी जो लिखी, तो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी एक सिख दोस्त थी, उसने कहा निदा, मेरे दादा बताते थे कि जब वो लाहौर से आ रहे थे तो एक यंग मुस्लिम गर्ल who was completely lost, sat with us and shared our tiffin. So what I'm trying to say is that an act of kindness just goes on. I mean 60-70 years later, कहाँ आसाम, कहाँ लखनऊ, कहाँ लाहौर और कहाँ वर्मोंट in USA, और वहाँ पर ये these two girls connected in this way. So ये मैं सोच रही हूँ कि मैंने कहा आपसे शेयर करूँ कि कहानी की अहमियत क्या है। कहानी की कोई बाउंड्री नहीं होती है, इट इज़ बाउंड्रीलेस, इट ट्रैवल्स। जी अतियापा। थैंक यू सो मच। कहानी मैं समझती हूँ एक इंसानी ज़िंदगी में एक बुनियादी एक्टिविटी है जी, जहाँ कहीं भी हर एक मुआशरे में कहानी सुनाई जाती है और सुनी जाती है। हम ज़रा नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, एक अपनी सोसाइटी के बारे में बात करते हैं जॉय ऑफ उर्दू के रेफरेंस से या उर्दू के रेफरेंस से, लेकिन कहानी यूनिवर्सल है और उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है कहानी की। एक तो एजुकेशनल वैल्यू होती है कहानी की, एक कहना चाहिए इमोशनल वैल्यू होती है उसकी, और ये दोनों साथ साथ चलती हैं। यानी अगर आप एजुकेशनल वैल्यू देखें और उसके साथ उसको इमोशनल वैल्यू के साथ मिला दें तो वो एक बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग टाइप और एक आपकी जहन में रहने वाली चीज़ बन जाती है और आपको हमेशा याद रहती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हर ज़माने में स्टोरीज़ चली हैं, हर एक की पर्सनल स्टोरीज़ एक जैसे आपने सुनाई, और जो कि यूनिवर्सल हो गई इन अ सेंस हर तरफ से और हर जगह से, और अमेजिंग स्टोरी बन गई। तो ये सिलसिला है स्टोरी टेलिंग का जहाँ तक ताल्लुक़ है। तो ये मैं कहना चाहूँगी अबाउट स्टोरीज़, फिर विल डिस्कस लेटर। मलाहत, आप कहानियों के इर्द गिर्द पली बड़ी हैं, सो आप बताइए आपका क्या टेक है? अच्छा भाई, मैं भी जिस तरह रूबी ने एक पर्सनल कहानी सुनाई, ये जो कहानी पढ़ी माविश ने, ये मेरी वालदा ने लिखी है और ये एक सच्ची कहानी है। तो जब ये सुना रही थी तो वो पूरा वाक़या, मैं छोटी सी थी जब ये वाक़या हुआ तो मुझे पूरा वाक़या याद आ गया। ये सारी कहानियाँ जो अम्मा ने लिखी हैं ये एक्चुअल सच्चाई पर मबनी है। और एक बात जो आपने कहा ना कि कहानी किरदार साजी में क्या मदद करती है, मेरे जो नाना थे वो दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल थे लाहौर में, फ़ारसी के शायर थे, आलिम थे। तो जब पार्टीशन हुआ तो उनका जो हमसाया था वो एक सिख था, वो इंडिया जा रहा था और वो बहुत अमीर था। वो आया इनके पास और वो सोने की व्यापारी था, सोने का। उसने कहा कि शाह जी मैं तो जा रहा हूँ, तो मेरी जो हवेली है उसमें ज़मीन में देगे हैं सोने की जो मैं दबा के जा रहा हूँ, और आपने इसकी हिफाजत करनी है। तो जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो मैं वापस आ जाऊँगा और मैं ले जाऊँगा। अब आप सोचिए कि ये अगला घर है वहीं पे पुराने लाहौर में, और मेरे नाना ने कहा ठीक है मैं हिफाजत करूँगा, तुम जाओ। वो चला गया। 3 साल के बाद, अच्छा मेरी वालदा बताती हैं कि वो छोटी सी थी, 3 साल के बाद हालात बेहतर हुए और रास्ते खुल गए तो वो आया, और उन 3 सालों में मेरे नाना हर हफ्ते उस हवेली को खोलते थे, सफाई करते थे और फिर बंद कर देते थे कि वो अगला आएगा। तो जब 3 साल के बाद वो सरदार जी आए लेने के लिए अपना वो सोना, तो उन्होंने खुदाई की और वो 3-4 देगें जो सोने से जेवरों से भरी हुई थी वो उन्होंने निकाली और वो ले जा रहे थे। तो मेरी वालदा कहती हैं कि ज़मीन पे एक गुड़िया, जो कपड़े की बनी हुई गुड़िया, आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा लेकिन कपड़े की बनी गुड़िया ज़मीन पे पड़ी हुई थी। तो मेरी वालदा कहती हैं कि मैंने वो उठा ली और मैंने सीने से लगा ली। मैं एक बच्चा थी तो मुझे हुआ कि मैं ये उठा लूँ। तो मेरे नाना ने मेरी वालदा को कहा कि तुम अमानत में ख़यानत कर रही हो, ये वापस रख दो। तो ये वाक़या अम्मा ने मुझे सुनाया और ये आगे से मैंने अपनी बेटी को सुनाया कि ये दिस
दिस इज़ द कैरेक्टर जो कि बुज़ुर्गों का था, कि उन्होंने कहा कि अगर ये वापस आया तो ये गुड़िया भी उसकी है और इसमें तुमने मैंने हिफाजत की है, तो और कहने लगे कि तुम मुझे जहन्नुम में भेजोगी इस वजह से। सो एक तो ये कि ये जो कहानियाँ हैं या जो हमें बुज़ुर्गों से जो हमें सुनने को मिलती हैं, उनसे वाकई कैरेक्टर बिल्डिंग होती है। और आपने बात की कि मैं कहानियों के इर्द गिर्द पली बड़ी हूँ। वाकई जब मैं लाहौर में 10-12 साल की थी तो हमारे घर फैज़ साहब, बानो कुदसिया, अशफाक साहब, अहमद अदीम कासमी, ए हमीद, ये लोग आते थे, जो लोग इतने बड़े बड़े लोग थे। और मुझे ये इस बात का बहुत इदराक था कि ये लार्जर देन लाइफ लोग हैं। और वो आके आपस में जब वो बातें भी करते थे और वो कहानियाँ भी सुनाते थे, वो शायरी भी सुनाते थे, और रोज़ मेरी वालदा के घर में ओपन हाउस होता था और वो ये सब आ जाते थे और कहानियाँ सुनाते थे और किस्से सुनाते थे। तो अच्छे लोगों की सोहबत का असर ये होता है कि आप उन जैसा बनना ज़रूर चाहते हैं, आप एस्पायर ज़रूर करते हैं। इसी तरह अच्छा अदब पढ़ने से, और मेरी वालदा ने मुझ पे सबसे बड़ा एहसान ये किया कि उन्होंने मेरी किताब से दोस्ती करा दी। उन्होंने बहुत बचपन में मुझे कहा कि तुम्हें अदब पढ़ना चाहिए, अदब पढ़ो, क्लासिकी पढ़ो, लचर पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो, क्योंकि जब तक तुम अच्छा बुरा अदब नहीं पढ़ोगी तुम्हें तमीज़ नहीं आएगी। तुम्हारा मजाक, तुम्हारा ज़ौक़ बेहतर होगा जब तुम हर तरह की कहानी, हर तरह की नसर और हर तरह की शायरी पढ़ोगी। तो मेरी तो ज़िंदगी में बहुत असर है अदब का। नहीं, आपने मेरे नेक्स्ट सवाल से टाई कर दिया है अपना। एक कहावत है कि अगर आपने तारीख़ जो है उसको देखना है तो आप फ़िक्शन में देखिए, तारीख़ की किताबें में ना देखिए, क्योंकि तारीख़ की किताबों में नाम और तारीख़ तो सही होगी लेकिन बाकी सब फैब्रिकेटेड होगा, और जो उस ज़माने का फ़िक्शन है उसमें आपको नाम फ़र्ज़ी होंगे लेकिन जो बात कही गई है वो उस ज़माने को जो है वो उसका अक्स होगी। ये तो ज़ाहिर बात है एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो आपकी पर्सनल स्टोरीज़ होती हैं। बट जब आप बड़े हो रहे थे, जैसा मुझे याद है जब मैं बड़ी हो रही थी तो मेरे अब्बा बहुत, वो भी बहुत कहते थे, तो उन्होंने हमारे हाथ में इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ पढ़ा दी, तो वो हमने पढ़ के हम बड़े हुए। तो आप लोगों ने बचपन में किस किस्म की कहानियाँ पढ़ी हैं? ऐसी कौन सी कहानियाँ थी जिन्होंने आप इम्पार्ट किया अदर देन द पर्सनल स्टोरीज़? सबसे पहले तो ये कि महविश, सबसे पहले तो ये कि कहानी एक ऐसा मीडियम है विच हैज़ मैजिक, क्योंकि इट इज़ नॉट इम्पोज्ड ऑन यू। कोई भी चीज़ जो आपको सुनाई जाए, जो आप पे इम्पोज ना की जाए, बल्कि एक तरह से मैग्नेटिकली खींच लेती है। तो आप कहानी में आगे आगे सोच रहे होते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब ये जो तुमने पूछा है महविश, ये सवाल, वैसे तो मैंने बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज़, एक्चुअली मेरा फेवरेट फॉर्म भी है, बहुत मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे मंटो की एक कहानी टोबा टेक सिंह, आई डोंट नो कि आप लोगों ने कितने में पढ़ी है, जिसके प्रोटैगनिस्ट थे एक साहब जिनका नाम था बिशन सिंह। और टोबा टेक सिंह के पागल खाने में बहुत से हिंदू, मुस्लिम, सिख पागल रहा करते थे। तो पार्टीशन के कुछ साल बाद जब दोनों गवर्नमेंट्स को ये ख्याल आया कि हमने अपने प्रिजनर्स तो एक्सचेंज कर लिए हैं, तो अब अपने पागलों को भी अपनाया जाए, तो वो पहुंच गए टोबा टेक सिंह में अपना अपना विरसा लेने। तो ये साहब जो थे, इनको समझ में, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, अगर आपने नहीं पढ़ी मंटो की ये कहानी तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इट इज़ फॉर ऑल टाइम्स। पता नहीं कितने 50 साल पहले मंटो ने लिखी, बट इस आदमी
यानी इस आदमी का जो ट्रॉमा था कि क्या ये तुम हिंदू हो तो भाई उधर जाओ, सिख हो तो हिंदुस्तान में जाओ, मुसलमान हो तो यहाँ रहो, उसको खाली इससे मतलब था कि वो टोबा टेक सिंह में था। उसको ये मतलब नहीं था कि उसका धर्म क्या है, कि वो हिंदू है या सिख है या क्या है। तो उसके लिए ये तो कुछ मंटो की कहानी का माहौल ऐसा है महविश के ये लगता है कि पागल खाने के अंदर तो एक सैनिटी थी, लेकिन बाहर जो इंसैनिटी थी या मैडनेस और केओस था कंप्लीट, तो वो एक अजीब फैसला इन जिंदगियों के बारे में कर रहे थे। तो ये है महविश। एंड आई want to mention another story. It's by an American writer whose name is O. Henry. And he has written lovely short stories, ironic. एक उनकी कहानी है गिफ्ट ऑफ द मैजाई। अच्छा, नाउ मैजाई वो 3 लोग हैं अकॉर्डिंग टू द बाइबल। दे आर दीज 3 people when Christ was born, तो वो तोहफे तहाइफ लेके आए थे। The gift of the Magi is not a religious story. It's a story about a couple, a young couple. And they are very much in love. It's a love story. It's totally a love story. क्योंकि अच्छा, बीवी के लंबे खूबसूरत बाल जिसमें खुद वो उनको बहुत अच्छे लगते थे और मियाँ को बहुत नाज था कि उनकी बीवी के इस कदर लस्ट्रस खूबसूरत बाल। तो बीवी का प्राइज पोजेशन उसके बाल थे और मियाँ का प्राइज पोजेशन एक सोने की घड़ी थी जो उसके बाप ने दी थी। तो अब क्रिसमस टाइम पे तोहफे देने के लिए, अच्छा, तो बीवी को हमेशा चाहिए थी छोटी छोटी कंघियाँ, खूबसूरत मोती जड़े हुए, कि वो अपने बालों को और निखारे और सजाए। और मियाँ से वो अक्सर तस्करा करती थी, दुकानों के सामने से गुजरते थे लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और मियाँ को चाहिए थी एक चेन उस घड़ी के लिए जिसको फॉब कहते हैं, वो एक चेन चाहिए थी उसको लटकाने के लिए। अब ये दोनों चीज़ें इनकी पहुंच से बाहर थी, तो तोहफे दोनों ने ले लिए, लेकिन कैसे लिए ये आप पढ़ के देखिएगा कि उन दोनों ने क्या 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 सैक्रिफाइस किया टू गिव अ गिफ्ट टू देयर बिलवेड एट क्रिसमस टाइम। बहुत ही खूबसूरत और टचिंग पॉइगनेंट स्टोरी है। तो इफ आई मे मेंशन, सो दिस इज अध्यापा, आप बताएंगी क्या आपने पढ़ा? जी, पढ़ा, शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह पढ़ा भी, लेकिन मैंने सुना ज़्यादा। अच्छा। बचपन में स्टोरीज सुनी बहुत ज़्यादा, अपने माँ से शायद या अपनी बुज़ुर्गों से कहूँगी कि बहुत सी कहानियाँ सुनी उनसे, और वो कहानियाँ ज़ाहिर सबक आमेज़ होती थी, कहने को तो कहानी होती थी। लेकिन मैं आपसे पूछूंगी बच्चों से सबसे कि आपने तिलमा की कहानी सुनी है? सुनी है? तिलमा की कहानी किसी ने नहीं सुनी? आपने भी नहीं सुनी? तिलमा की बहुत सादी सी कहानी थी और बहुत हम सुनते थे, यानी कह कह के सुनते थे, पता नहीं क्यों। हालांकि कहानी सिंपल सी है कि बच्ची माँ की बात नहीं मानती और वो उसको कहती रहती है कि तुम दोपहर को सोया करो थोड़ी देर, गर्मी के दिन है। तो वो बच्ची सुनती नहीं थी, वो बाहर निकल जाती थी। तो उसे एक दिन बंदर ले गए और वो बंदर उसको काफ़ी अपने घर यानी ले जाके, और उन्होंने उसको वहाँ रही, वो कितने दिन रही ये नहीं पता, बस रही बंदरों के साथ। और फिर उसके मामू आए और उन्होंने, अम्मा बहुत परेशान थी, तो मामू ने उनसे कहा कि मैं ढूंढता हूँ जाके उसको, बच्ची को, तिलमा को। तो वो ढूंढते हुए उसको दरख्त पे देखा, बंदरों के साथ बैठी थी, उसको ले आए। तो उसकी आदतें भी बंदरों जैसी हो गई थी, रंग भी वैसा ही हो गया था, और फिर उसको बहुत नहलाया धुलाया, उसका रंग चमकाया। और ये एक बहुत शॉर्ट सी और छोटी सी कहानी थी,
लेकिन somehow मैं भूलती नहीं इस कहानी को, क्योंकि इसमें यही सबक था कि माँ बाप का कहना मानो और कोई सबक नहीं था। तो ये इतना सा सबक भी एक छोटे बच्चे के लिए काफ़ी होता है, सबक आमेज़ होता है कि आप ये बात समझें कि भाई इसमें कहानी क्या थी, कहानी तो कुछ भी नहीं थी। इसी तरह एक और कहानी थी जो हम सुना करते थे बहुत, वो एला जान बेला जान, ये भी नहीं सुनी हुई होगी आपने। ये अच्छी लंबी कहानी है, लेकिन इसका मकसद ये था इस कहानी का कि दो बहनें होती हैं जो कहें कि उनकी कोई तरबियत इस तरह नहीं हुई भी होती कि उनको कुछ इतना चीज़ों का पता हो कि कैसे की जाती हैं, घर में क्या बिहेवियर होता है, किस तरह से रहना सहना होता है। और वो कहीं विज़िट करने जाती हैं, एक दफ़ा वो अपनी खाला के घर या कुछ, तो वो रास्ते में ये होता है कि वो देखती हैं कि वो आंधी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, और वो घबरा के, वो बेचारी मासूम सी होती हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, तो वो अपने कपड़े उतार के दरख्तों पे और उस पे बांध देती हैं कि ये बेचारे ये हिल रहे हैं, ये क्या, इनको पता नहीं क्या हो रहा है, तो इनको हम कपड़े पहना दें। अपने उतार देती हैं, ये नहीं, हम लोग बहुत हंसा करते थे कि अच्छा अपने कपड़े उतार दिए, दरख्तों को पहना दिए। और इसी तरह वो सफ़र जारी रखती थी। और फिर उन्होंने खाला के यहाँ जा रही थी तो क्या लेके जाना है, बड़ा सोचा उस पे किया, और फिर वो एक आलू की टोकरी, एक प्याज की टोकरी लेके चली गई। तो ये चीज़ें हमें बड़ी स्ट्राइक करती थी कि ये किस तरह की ख़वातीन थी। और फिर इनका वापसी का भी सफ़र है, वहाँ रहने का, वहाँ रहीं और उनके यहाँ क्या क्या कुछ किया। मैं अब आपको क्या लंबी कहानी सुनाऊँ लेकिन उन्होंने उनके जहाँ अपनी खाला के घर में बहुत तबाही सी मचा दी क्योंकि हर काम गलत कर दिया करती थी, उनको आदत ही नहीं थी। तो इससे ये सबक हमें मिलता था कि काम आना कितना ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें, घर के काम या जितनी भी छोटी चीज़ें होती हैं, उसके लिए कुछ करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। तो ये एक हमारा ग्रोइंग अप का एक्सपीरियंस था जो हमें कहानियों के ज़रिए से मिला, जो हम सुना करते थे तो मैं इस मौके पे ये एक ज़िक्र करूँगी कि जॉय ऑफ उर्दू ने एक अभी हाल ही में एक किताब शाया की है सादी की कहानियों की, और उसमें भी यही इसी तरह के सबक आमोज़ कहानियों का ज़िक्र है। 3 कहानियाँ हैं जो ट्रांसलेट की गई हैं पर्शियन से, और उनको बहुत खूबसूरती से पेश किया गया है। आप लोगों को मौका मिले तो देखिएगा और पढ़ने की कोशिश भी कीजिएगा कि किस तरह से उसमें से क्या सबक निकलता है कहानियों में से। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि कहानियों में से क्या सबक आपको मिला, क्योंकि कोई भी कहानी बग़ैर किसी सबक के नहीं हो सकती, ये ज़रूरी बात है। थैंक यू। जी जी बिल्कुल। मलाहत। तो मैंने तो बहुत छोटी उम्र में बानो आपा और अशफाक साहब को पढ़ना शुरू किया, और मैं बहुत पक्की बच्ची थी। आप पक्की समझते हैं ना, तो बानो आपा को अशफाक साहब को पढ़ के आपने पक्का ही होना था। तो मैंने उनकी उस ज़माने में कहानियाँ पढ़ी, और उससे एक चीज़ जो मैंने उनसे सीखी वो था अल्लाह से मोहब्बत। उनकी कहानियाँ, उनके अफसाने आपको एक ख़ास किस्म का जो है ना, एक तजर्बे से आप गुज़रते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि अल्लाह से मोहब्बत कितनी आसान है और अल्लाह आपसे कितनी मोहब्बत करता है। तो मेरा जो शुरू का कॉन्सेप्ट था मसलन ये कि एक मैंने अफसाना पढ़ा जिसमें एक बिल्कुल अनपढ़ मियाँ बीवी हैं, और वो जो आदमी है वो अपनी बीवी ताला नाम है बीवी का, कहता है ताला मेरी बख्शिश कैसे होगी, नमाज मुझे नहीं आती, कुरान मैंने नहीं पढ़ा। तो ताला जो है कहती है माम दीना तू फ़िक्र ना कर, तू बैठ जा, कुरान खोल ले, उंगली फेरता जा, अल्लाह ये अल्लाह का कलाम है, एहो ही हक है, एहो ही सच है, यानी यही हक है, यही सच है, अल्लाह का कलाम है और शुरू अल्लाह के नाम से। तू पूरे कुरान पे उंगली फेर और ये पढ़ता जा और तेरी बख्शिश हो जानी है, क्योंकि अल्लाह ने तो ये देखना ना, अल्लाह इतना ऊपर बैठा है, वो तो ये देख रहा होगा कि तू कुरान पढ़ है। अब दिस इज़ क्वाइट अ ब्लास्फेमस कॉन्सेप्ट अगर आप किसी अगर आप किसी मौलवी के आगे बात करें, बट उनकी कहानियों में, उनके अफसानों में, उनके ड्रामों में ऐसा ही था, दीन ऐसा ही था, आसान था। इसी तरह एक और सकीना और सिंड्रेला उनका एक अफसाना है जिसमें जो औरत है उसकी 3 बेटियां हैं,
और वो अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा, बहुत गरीब हैं वो लोग, तो वो बार बार अपने मियाँ से कहती है कि अल्लाह ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। तो आगे से उसका मियाँ कहता है अल्लाह से इंसाफ ना मांगो, अल्लाह से रहम मांगो, बस अल्लाह से, अल्लाह का इंसाफ बीबी तुम सह नहीं सकती, अल्लाह से सिर्फ रहम मांगो। तो सो व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, ये चीज़ें और इस तरह का खुदा का कॉन्सेप्ट और दीन का कॉन्सेप्ट जो कि जिसमें सिर्फ मोहब्बत है, जिसमें सिर्फ बख्शिश है, तो मेरे तो बिल्कुल उस ज़माने में मुझे अंदाज़ा हो गया कि अल्लाह मुझसे मोहब्बत करता है और मैंने भी अल्लाह से मोहब्बत करनी है। तो मेरा तो टेक अवे, लाइक आई सेड, मैं बहुत पक्की बच्ची थी, तो मेरा टेक अवे तो ये था फ्रॉम दैट। एक और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात, एक और अफसाने में दो दोस्त आपस में बातें कर रहे हैं, तो एक दोस्त उससे दूसरे से कह रहा है कि तुम्हें पता है मुर्गी, इसकी मक्खी की 2000 आँखें होती हैं। अब वो दोस्त रोब डालना चाह रहा है अपने पढ़े लिखे दोस्त पे, तो दूसरा जो दोस्त था उसने कहा लख लानत इसी मक्खी पे जिसकी 2000 आँखें और वो कूड़े पे बैठे। सो ये प्लीज़, अगर आपने अशफाक साहब और बानो आपा को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िए, आपको ना पता लगेगा कि दीन कितना आसान है हमारा, अल्लाह से मोहब्बत कितनी आसान है, और मज़हब को हमने मुश्किल बनाया हुआ है, वो पढ़ें तो बहुत आसान लगता है। अच्छा अतिया आपा, आपने वो जो कहानी का जिक्र किया उससे मुझे याद आया कि कहानियों के शायद नाम इलाकों के तौर पे बदल जाते हैं पर एसेंस सही होता है। वही कहानी मैंने अपने बचपन में जूं की रिट्टी के उन्वान से सुनी थी कि एक बच्ची के सब में जुएँ होती हैं, वो सुनती नहीं बात, और इस किस्म की। मैंने अपने बच्चों को बहुत कहानियाँ सुनाई हैं, एंड आई एम श्योर आप सब ने भी अपने बच्चों को गंजू की कहानी और सुकड़ू की कहानी, और हर इवेंट के लिए एक कहानी होती थी। बच्चे खाना नहीं खा रहे तो सुकड़ू की कहानी कि बहुत सूख गया था, और ये इस किस्म की। बट मूविंग ऑन टू यू नो आगे कहानी के इर्तिका के साथ कि ज़बान जो है वो किस तरह इवॉल्व करती है लिटरेचर के साथ और कहानी के साथ, और ज़बान आप ज़बान से किस तरह सीखते हैं कहानी की फॉर्म में, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आई थिंक महविश, ज़बान को नरिश करती है कहानी, नर्चर करती है कहानी, जिसको कहते हैं फूड फॉर थॉट। कहानी एनरिच करती है, एक ज़ख़ीरा है, एक ट्रेजर है जो खुलने लगता है। तो ज़बान, और ये ज़रूरी नहीं कि वो ज़बान कॉम्प्लिकेटेड हो, बल्कि असर अंदाज हो, क्योंकि बात तो यही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि बात तो यही है। अब कहानी की अहमियत तो ये है कि आपने शहरज़ाद का नाम तो सुना ही होगा। वो अब एक ऐसे सुल्तान के ज़माने में रहती थी जो रोज़, अब ये मिथ है या लेजेंड है या सच है, लेकिन सुना ये है कि वो जो बादशाह साहब थे वो रोज़ एक शादी कर लेते थे और फिर कहते कहानी सुनाओ। अच्छा, और रोज़ सुबह वो कत्ल हो जाती थी, उनकी बीवी या रानी, वो एक दिन की रानी होती थी, सुबह कत्ल, क्योंकि उनकी कहानी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, कोई कहने का। वो कहते ना, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो अंदाज़े बयां कहानी के लिए बहुत ज़रूरी। तो शहरज़ाद जब आई तो वो 1001 अरेबियन नाइट्स जो अगर आपने सुना है, तो वो एक कहानी के बाद एक जो उन्होंने शुरू की सुनाना, तो सुल्तान साहब तो ऐसे चक्कर में पड़े कि वो तो सुनते ही रहे, और वो 1000 कहानियाँ हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लिटरेचर ऑफ स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन। लेकिन देखिए, कहानियाँ ऐसे भी नर्चर होती हैं कि मैं अपने बचपन को जब देखती हूँ तो हमारे बड़े, जब हम, मेरे खालू जो थे सैयद हाशिम रज़ा, वो जब भी हमसे मिलते थे वो ये नहीं पूछते थे बाकी बड़ों की तरह के कौन सी क्लास में हो, कौन सा मजमून, बस इस किस्म के वेरी बोरिंग क्वेश्चंस जो बड़े पूछते हैं बच्चों से। वो कहते थे, क्या कहते थे, कोई किस्सा सुनाओ, कोई नज़म सुनाओ, कोई लतीफ़ा सुनाओ। तो बात ये थी कि यू हैड टू बी इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, एक तरह से कि वो उनसे मिलेंगे तो वो कुछ पूछेंगे तो एक नज़म याद कर लो, यू नो। इस तो आई थिंक कि
और इससे बहुत तक़वियत लैंग्वेज को पहुंचती है। जी बिल्कुल, अल्फाज का ज़ख़ीरा बढ़ता है, अल्फाज का। और ये ज़रूरी नहीं है, देखिए दुनिया की सारी लव पोइट्री एक तरफ और 3 अल्फाज आई लव यू स्टॉप, इसमें वो ज़ख़ीरा है कि वो जितनी भी पोइट्री लिखी जाए वो सब कंटेन्ड है इसमें। तो वोकैब्युलरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस कहानी का असरअंदाज होना भी बहुत। तो आई थिंक हम लोगों को भी अपने बच्चों के साथ कहानियाँ ज़रूर, और हमारे इर्द गिर्द कहानियाँ हैं, कोई किताबों में लाइब्रेरी में ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अगर आप यही कहें कि सुबह से क्या किया, तो वो भी एक कहानी हो सकती है ना। कहानी तो अगर आप कहना चाहें तो बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। बस मैं ये ख़त्म करना चाहती हूँ कि अभी हाल में नापा में एक फ़ंक्शन हुआ था, आई डोंट नो मलाहत तुम थी कि नहीं, शाम अवध इट वाज कॉल्ड। तो एक साहब हैं वक़ार हैदर, वो न्यूयॉर्क में रहते हैं और उनके नाना पाए के शायर थे और लिखते भी थे, लखनऊ में रहते थे। खैर उन्होंने, वक़ार ने अपने नाना की किताबों को कलेक्ट किया है मटेरियल और उसको पब्लिश किए, तो उसकी लॉन्च थी। तो लखनऊ से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोगों को बुलाया था। तो जब मुझे जावेद इकबाल का फ़ोन आया तो मैंने कहा भाई किस सिलसिले में, मैं तो कभी लखनऊ गई नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा महवेश कि लखनऊ तो मेरे इर्द गिर्द हमेशा था, ग्रोइंग अप। तो अगर मैंने ये कह दिया कि मैं कैसे जाऊं, तो आई एम डिसरिगार्डिंग दैट लेगेसी। एक लेगेसी है मेरी, कहानियों की, शायरी की, बातचीत, किस्से की। तो वो अगर इफ़ आई वांट टू ऑनर दैट आई विल गो, एंड आई डिड गो एंड आई डिड टेक पार्ट। हालांकि वो लोग तो बट बात ये है कि यू कैन बिलोंग टू अ प्लेस बिकॉज यू हैव हर्ड सो मच अबाउट इट। तो कहानी की ताकत, उसका मैग्नेटिज्म, उसका असर बहुत दूर तक जाता है और ये याद भी रह जाती है। आप कुछ कहना चाहेंगी इस बारे में? आप कुछ कहना चाहेंगी ये ज़बान का इर्तिका कहानी के हवाले से? जी ये बड़ा सीरियस सा टॉपिक है क्योंकि कहानियों की ज़ुबान बहुत सिंपल होती है, ख़ास तौर पे जो कहानियाँ सुनाई जाएं। पढ़ने वाली कहानियाँ तो ठीक है, उसमें कुछ लिटरेचर भी होता है, कुछ लिखने का अंदाज़ भी होता है, लेकिन जो मुँह ज़ुबानी जो ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कहानी सुनाने की, वो तो बड़ी सिंपल हो जाती है क्योंकि आप इतनी यानी उस तरह से सकील ज़ुबान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ख़ास तौर पे बच्चों के साथ आप डील कर रहे हैं, बच्चों को सुना रहे हैं, तो उस तरह से इर्तिका तो यकीनन होता है, ज़ुबान का हर तरफ से हो रहा होता है, इर्तिका भी होता है और कुछ ज़ुबान नीचे भी जा रही होती है। हमारे यहाँ तो आजकल उर्दू बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गई है और उसकी कई वजूहात हैं, जो भी कह लें, या हम लोग ने जो उर्दू सुनी और अब जो हम उर्दू सुनते हैं वो फ़र्क हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि कहानी जो सुनाई जाती है ना, वो बहुत मुख्तलिफ़ होती है, उसका अंदाज़ मुख्तलिफ़ होता है और सुनाने वाले के साथ जो सुनाने वाला है और सुनने वाला है उनके दरमियान एक राब्ता सा बन जाता है, एक रिश्ता सा हो जाता है। यानी जब आप अपने बच्चे को कहानी सुना रहे होते हैं तो आप यकीनन एक इंस्टिंक्टिवली आप उसको अपने करीब करेंगे, या आपका ग्रैंड चाइल्ड है तो उसको आप लिटा लेंगे, उसको आप प्यार से अपने पास करेंगे, गोद में बिठाएंगे और फिर उसको कहानी सुनाने की कोशिश करेंगे। आप कहानी कभी ऐसे अलग अलग बैठ के नहीं सुना सकते, यानी उसमें एक फ़िज़िकल टच बहुत ज़रूरी होता है कहानी सुनाने वाले के लिए, और उसी में आप फिर कहानी, जैसे मैंने तिल्मा का जिक्र किया, यकीनन ये कहानी जब पहले सुनाई गई होगी उसका कुछ और कॉन्टेक्स्ट तो यही होगा, लेकिन उसका अंदाज़ कुछ और होगा, और अब तक आते आते हमारे लैंग्वेज की वजह से वो भी बदली होगी और उसकी अंदाज़ भी बदला होगा, और इसी तरह से ये सारी चीज़ें बदलती जाती हैं। तो आजकल के ज़माने में मैं समझती हूँ कि कहानी सुनना और सुनाना बहुत कम हो गया है।
ख़ास तौर पे हमारे यंगर जनरेशन ने इतनी कहानियाँ नहीं सुनी, पढ़ी होंगी, हो सकता है कोर्स में हिस्से में पढ़ ली या इस तरह, लेकिन सुनने में कम आती हैं। और उसका जो जगह ले ली है वो ले ली है हमारे फ़ोन ने। तो कहानी अब पॉडकास्ट हो गए, फलाना हो गया, उसमें आप सुन रहे हैं कहानी, लेकिन उसमें वो ह्यूमन टच नहीं है। मतलब कहानियाँ आपने पॉडकास्ट में भी कितने लोगों ने अपनी कहानियाँ सुनाई हुई हैं, आप किसी की भी कहानी सुन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट उसमें वो फीलिंग नहीं आ रही है, उस कहानी में वो फीलिंग नहीं आती है जो कि एक आमने सामने बैठ के काम किया जाए, आमने सामने कहानी सुनाई जाए। तो ये बहुत ज़रूरी बात है समझने की और समझाने की, और कहानी की ट्रेडिशंस को रिवाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस तरफ हम थोड़ी बहुत तवज्जो दें और कोशिश करें। हमारे बच्चे तो अब बड़े हो गए, हमारे बच्चों के बच्चे, अपने ही बच्चों को हम, मुश्किल होता है आजकल कहना कि अपने बच्चों को कहानी सुनाओ, वो कहेंगे कौन सी कहानी सुनाए, हमें तो कहानियाँ ही नहीं आती तो ये सब चीज़ें हो गई हैं और बहुत पर्सनलाइज हो गया है स्टोरी रीडिंग। अब बच्चा जो है उसको माँ बाप एक किताब दे के कहेंगे लो पढ़ के सो जाओ पढ़ लो इस किताब में कोई स्टोरी और सो जाओ, ये भी कम लोग पेरेंट्स कहेंगे, अमूमन तो बस कह के निकल आए कमरा बंद करके कि सो जाओ। ये चीज़ें थोड़ी सी रिवाइवल की तरफ आनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग जो कि बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। अब हम तवज्जो नहीं देते बच्चों को कहानियाँ सुनानी या उनके साथ इंटरेक्ट करना इस अंदाज़ में, जैसे रूबी आपा ने कहा कि वो आए, उन्होंने कहा कि भाई तुम कोई कहानी सुनाओ, कोई क़िस्सा सुनाओ। तो ये क़िस्से वग़ैरह तो सब हमारी आम ज़िंदगी में हमारे सामने हो रहे हैं। हम किसी चीज़ को भी एक कहानी बना सकते हैं जो हमारे साथ आज हुआ या कल होगा, या उसको हम कहानी की शक्ल दे सकते हैं। तो यही इर्तिक़ा हो जाता है एक तरह से लिटरेचर का भी, कि उसमें कहानी चलती चली जाती है। दिस इज़ ऑल आई कैन से। जी 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 बिल्कुल जी। मलाहत, मैं तो थोड़ा सा जो है ना ज़रा ज़्यादा बड़ी बात करूँगी कि जो आपने स्टोरी टेलिंग की बात की है, मेरा ख़्याल में हमारे इस वक्त माशरे में स्पेशली जो नई नस्ल है उसके लिए बहुत ज़रूरी है जो एस्थेटिक्स हैं या जो फ़नून लतीफ़ा है, जिसमें शायरी भी आती है, जिसमें नज़्म भी आती है, जिसमें मुसव्वरी भी आती है, फ़ाइन आर्ट्स से जो है ना वो हमारा ताल्लुक़ कम होता जा रहा है। एक तो ये कि ज़िंदगी की रफ़्तार इस कदर तेज़ हो चुकी है, आप लोगों की डिस्ट्रैक्शंस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं और कंपटीशन इतना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट इतनी ज़्यादा है कि ये जो सॉफ्टर चीज़ें हैं, जिसमें किताब पढ़ना है, जिसमें शायरी पढ़ना है, जिसके अंदर मुसव्वरी को वो करना है, मौसीकी है, इस सब से हमारा ताल्लुक़ जो है वो हमारे स्पेशली हमारी जो नई नस्ल का ताल्लुक़ है वो कम होता जा रहा है। और उसकी एक जो मैनिफेस्टेशन है वो है बहुत ज़्यादा हैजान, और वो है तोड़ फोड़, और वो है एंग्ज़ाइटी, वो है डिप्रेशन। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप जो भी आपको पसंद हो, इस फ़नून लतीफ़ा में इतनी सारी चीज़ें हैं, कुछ भी पसंद हो ज़रूर से अपना ताल्लुक़ रखिए उन चीज़ों से। देखिए कोई भी महज़्ज़ब माशरा जो है वो अपने तहज़ीबी विरसे से अलग हो के उसने जो है वो तरक्की नहीं की है। आप लंदन जाएं तो लोग सबवे में पकड़ा होता है उन्होंने, और फिर भी वो हिल हिल के भी किताब पढ़े होते हैं। या अगर वहाँ पे कोई म्यूज़िक का फेस्टिवल होता है तो आप देखें बुज़ुर्ग से लेकर बच्चे तक लोग जाके वहाँ म्यूज़िक भी देखते हैं। अगर कोई संजीदा भी म्यूज़िक है तब भी देखते हैं कि हमें पेट्रनाइज़ भी करने की ज़रूरत है, और हमें बच्चों को और अपनी नौजवान नस्ल को ये तहज़ीबी वर्से से इन टच रखने की भी ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ हम लोग थोड़े से इस धोखे का शिकार हो गए हैं कि जो कुछ भी है वो ये टैबलेट है, जो कुछ भी है ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो प्लीज़ ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ज़रूर देखिए कि इंफॉर्मेशन में और नॉलेज में फ़र्क है। तो आपको शायद ये जो फ़ोन है ये इंफॉर्मेशन तो दे रहा है, क्या एक्चुअली अदब, क्या एक्चुअली लिटरेचर, क्या एक्चुअली नॉलेज दे रहा है या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि किताब की जो नॉलेज है, कि जो दानिश है,
वो बहुत गहरी होती है, उसमें गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होती है। लेकिन जो सोशल मीडिया है उसकी एक तो शेल्फ़ लाइफ बहुत थोड़ी है, उसकी इन्फॉर्मेशन की भी, उसकी नॉलेज की भी वो शेल्फ़ लाइफ बहुत कम है। हम देखें, हम आपको ऐसे वाक़यात बता रहे हैं जो 50 साल पुरानी बातें हैं क्योंकि हमने किताबों में पढ़ी हैं, लेकिन जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं वो अगले दिन भूल जाता है, मेमोरी भी कम होती है, उसकी शेल्फ़ लाइफ बहुत कम होती है। सो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है दैट देयर इज़ सो मच ऑफ कल्चर, देयर इज़ सो मच ऑफ तहजीब, देयर इज़ सो मच ऑफ आर्ट्स इन पाकिस्तान। आप पिक कर लीजिए, आपको पेंट का शौक़ है, पेंट पिक कर लीजिए, आपको किताब पढ़नी है, किताब पढ़ लीजिए, आपको मौसीकी से इंस्ट्रूमेंट सीखना है, कुछ कीजिए। लेकिन प्लीज़ ये जो वो है ना एस्थेटिक्स, ये भी एक सेंस है और मैं तो समझती हूँ कि अगर ये सेंस आप में नहीं है तो आप एक यू आर हैंडीकैप्ड, जैसे कोई इंसान देख नहीं सकता। तो अगर आप में ये वाली हिस्स नहीं है, इस खूबसूरती को, ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं, शायरी है या कहानी है, नसर है, ये सब खूबसूरती है, अगर इस खूबसूरती को आप अप्रिशिएट नहीं करते तो फिर आप आई फील कि आप एक कंप्लीट ह्यूमन नहीं हैं, यू लैक समथिंग। अच्छा, अब ये बात तो फैक्ट है कि ज़िंदगी की रफ़्तार बढ़ गई है, ठीक है, और हमने दोबारा अपने आप को रीबूट करना है। और इससे पहले कि नेचर हमसे वो कराए जो कि कोविड में हम सब ने एक्सपीरियंस किया है, हमें चाहिए कि हम खुद इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें। एंड आई गेस उसका बेसिक यूनिट ये घर से है कि हम जब अपनी नई नस्ल को कुछ कहते हैं कि ये अब बजाय किताब के इनके हाथ में टैबलेट आ गई है, सो वी ऑल्सो नीड टू टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड सी के वेयर आर वी लैकिंग, कि हम इनका तारुफ क्यों नहीं किताब से, या इनके अंदर वो चीज़ें इंस्टिल क्यों नहीं हुई हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इर्द गिर्द, स्पेशली हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हम एक ऐसे मुल्क, एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे इस किस्म की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। और यहाँ पे मैं एक ऐसी शख्सियत का ज़िक्र करना ज़रूर चाहूँगी जो अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जब हम कहानियों और उनके किरदारों का अपनी ज़िंदगियों पे गहरे असर के बारे में बात करते हैं, जो एक नाम बार बार मेरे जहन में आता है और वो उस शख्सियत का है जिसको इस दुनिया से गए हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपना गहरा असर छोड़ा है, और वो हैं सबीन महमूद। और गहरा असर ना सिर्फ उनकी अपनी पर्सनालिटी, एक जुर्रत की कहानी है, बल्कि उन्होंने एक इदारा ऐसा यहाँ छोड़ दिया है जो कि फ़नून लतीफ़ा की डिफरेंट फॉर्म्स में एक स्टोरी टेलिंग के आर्ट को ना सिर्फ रिवाइव कर रहा है बल्कि प्रमोट भी कर रहा है। सो आप लोगों में अगर ज़रा सा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को ज़्यादा मज़ीद उभारिए। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जो आप जाके जिनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस मौके पे मैं ऑडियंस से कोई कमेंट या कोई सवाल किसी भी पैनलिस्ट से तो प्लीज़ बताइए। अगर आप हाथ खड़ा कर देंगे तो मैं माइक आप तक पहुंचा दूंगी। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? कोई एक बोल लेगा तो फिर आ जाएंगे। नहीं, चलें। अच्छा, जी, ओके, वी हैव अ कमेंट है। मैं आपको माइक पहुंचाती हूँ। ठहरिए। Assalamu alaikum. It's my great pleasure to attend this university. I live in America and I studied in Harvard University, so this is my first opportunity to visit Pakistani University. And it is a great pleasure, बहुत ही joy मुझे मिल रही है, sorry मैं English में बोल रही हूँ, कि ये जो कहानियों की बातें कर रहे हैं ना, तो we have lost it in America. क्योंकि वहाँ पे बच्चे काफ़ी प्रेशर होता है उनके ऊपर स्कूल के अलावा, और सो मेनी एक्टिविटीज़ दे हैव, यानी स्कीइंग है, वो स्पोर्ट एक्टिविटीज़। और मेरे ख़्याल से वो गलत है, क्योंकि इसके बजाय वो अपने पेरेंट के साथ बैठे, उनके बातें सुने, बेशक बोर भी हो फिर भी। तो दिस इज़ अ कॉन्ट्रास्ट आई सी. All these activities and high achievement
It's not that important than to listen the stories. And उन लोगों को तो उनके grandparent भी दूर है, तो there is another lost. So this is my say this, and I'm grateful for Atiya Behan कि इनके through से मैं यहाँ पे आई हूँ, and it's such a great pleasure कि आप ख़वातीन से मेरी मुलाकात हुई. And I done my political science from Harvard and comparative religion from Harvard Divinity School. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच. कोई और कोई सवाल या कमेंट करना चाहे तो प्लीज़. लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा है कि हम सब की ज़िंदगियाँ जो है ना एक वो स्केड्यूल के अराउंड वर्क करती हैं, और बच्चों के लिए बोर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोर होंगे तो कुछ इमेजिनेशन स्टर होएगी, और कहानियाँ उसी इमेजिनेशन को फैसिलिटेट करती हैं. अब ना सिर्फ फैसिलिटेट करती बल्कि मुझे लगता है मैं इस किताब के हवाले से बात करूँगी कि डिफरेंट कहानियों में डिफरेंट नाम हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के ज़िक्र हैं. आप उर्दू लिटरेचर के आप अगर क्लासिक्स में चल जाएँ, कुरतुल-ऐन हैदर की जितनी कहानियाँ हैं उनमें आपको हिंदू माइथोलॉजी मिलेगी. इतनी एक टॉलरेंस बढ़ती है, एक पर्सपेक्टिव पता चलता है जो कि आपको कहानी एक बहुत ही सटल तरीके से आपकी ज़िंदगी में शामिल कर सकती है. तो मेरे ख्याल में ये सॉफ्टनेस आज के दौर में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है. इससे पहले कि हम प्रोग्राम को जी ज़रूर प्लीज़. एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाह रही हूँ इसी डिस्कशन के लिहाज से, और बहुत कुछ कह दिया गया तो कोई तलक़ीन नहीं कर रही हूँ, लेकिन बात यह है कि कॉन्वर्सेशन इज़ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. यानी बातचीत तो, और स्मॉल टॉक तो मेरा ख्याल इज़ डेड. स्मॉल टॉक ये है द एबिलिटी टू इन्वॉल्व एवरीवन इन समथिंग दैट्स इंटरेस्टिंग. तो जहाँ दास्तान बहुत ज़रूरी है, कहानी बहुत ज़रूरी है, वो दास्तान गोई भी ज़रूरी है. जिस तरह आप उसको कहें कि आप अटेंशन के, तो खुदा के लिए एक दूसरे से बातें करना शुरू कीजिए. मेरा ख्याल इट विल बिगिन देयर. दूसरों का ना इंतज़ार कीजिए, खुद पहल कीजिए, खुद पहल कीजिए. थैंक यू. अच्छा, इससे पहले कि मैं बिल्कुल इख्तिताम करूं, एक मुझे इज़ देयर अ क्वेश्चन जी. ये माइक पीछे दे दीजिए. हाँ, एक माइक उधर था. So AI के दौर में how do you think storytelling changes, number one? और दूसरा मेरा सवाल है कि AI के दौर में AI के दौर में do you think storytelling is now more important than ever? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में क्या स्टोरी टेलिंग की अहमियत आज पहले से भी ज़्यादा है? आप लोगों में से कौन जवाब देना पसंद करेगा? देखिए, मैंने जो बात कही कि जो डेवलप्ड माशरे हैं, क्या वहाँ पे फ़ाइन आर्ट्स ख़त्म हो गया है, क्या वो लिटरेचर इरेलेवेंट हो गया है, क्या वहाँ नज़में कहानियाँ नहीं पढ़ी जाती? तो ऐसी बात नहीं है. किसी भी दौर में ये जो आपका तहज़ीबी वर्सा होता है जिसके अंदर स्टोरी टेलिंग इज़ पार्ट ऑफ इट, इरेलेवेंट नहीं होता. फॉर्म्स चेंज हो जाएंगी. मैं तो किंडल या टैबलेट के ऊपर भी किताब पढ़ने को बुरा नहीं समझती, ऑल्दो आई एम एन ओल्ड स्कूल पर्सन, सो आई लाइक द रोमांस ऑफ हैविंग अ बुक इन माई हैंड एंड रीडिंग इट. लेकिन मेरे ख्याल से फॉर्म चेंज हो जाएगी, मीडियम चेंज हो जाएगा. आप शायद हमारे बच्चे कहते हैं, हम उनसे पूछते हैं किताब पढ़ी, वो कहते हैं वील सी इट व्हेन इट कम्स इन अ फिल्म, राइट? उनको ये इंतज़ार रहता है कि किताब फिल्म बन जाएगी तो हम देख लेंगे. मेरे ख्याल में इररेलेवेंट तो कभी नहीं होगी, इररेलेवेंट नहीं होगी, उसका सिर्फ मीडियम चेंज हो जाएगा, और आने वाले दिनों में प्रॉबली जिस तरह किताबें, आप अगर ब्रिटिश काउंसिल भी जाएं तो अब वहाँ वो सारी किताबें उनकी डिजिटल लाइब्रेरी है. यू गो एंड यू टेक योर फ़ोन एंड यू टैप इट, तो आपके पास ग्रेट एक्सपेक्टेशंस डाउनलोड हो जाती है. ये ज़रूर होगा कि आने वाले दिनों में, इनफैक्ट इफ़ एनीथिंग,
इंफॉर्मेशन और ये किताबें एक्सेस बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। पहले तो हम इंतज़ार करते कि किताब छपेगी, फिर हम ख़रीदेंगे, फिर वो। आप लोग तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इस वक्त घर बैठे कहीं की भी किताब, उसकी ट्रांसलेशन वो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। हमारे ज़माने में जो है वो किताब हमारी खिड़की थी इनटू द आउटसाइड वर्ल्ड। यू नो, हम ट्रैवल अगर हम नहीं कर पाते थे बचपन में, तो किताब के ज़रिए, जो आपने बात की कि आपकी किरदार साजी भी होती है, और कितनी सारी चीज़ें हैं कि हमें घर बैठे रशिया, अमेरिका, ईरान, बाकू, पूरी दुनिया के लोगों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, उनकी लैंग्वेज के बारे में पता चल जाता था। तो आप लोग तो बहुत लकी हैं कि आपको वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था, अब वो एक टैबलेट के ज़ोर पे मिल सकती है। और मेरे ख्याल में उसके साथ साथ एक बहुत पैरेलल जो है ना, वो जो क्लासिकल है उसकी भी एक हवा चल पड़ी है। हम मेरे ख्याल में हम लोगों का ताल्लुक़ उस है स्पीशीज़ है कि हम बहुत हर्ड मेंटालिटी फॉलो करने वाले लोग हैं। एक चीज़ के पीछे कोई एक बंदा चल पड़े तो फिर सारे आ जाते हैं, तो उसका फ़ायदा भी होता है। सो आप देखिए कि दास्तान गोई जो है उसके आर्ट को बहुत रिवाइव किया जा रहा है, विच इज़ ब्यूटिफुल, विच इज़ लाइक जो एक बहुत ही जो है वो नीश किस्म की है चीज़ है, और लेकिन आजकल सुनाई और सुनी बहुत जाती है। सो आई गेस दैट इज़ ब्यूटिफुल। रूबी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि AI can never replace storytelling. That is what I'll say. But AI will stay as AI and storytelling will be storytelling. I just want to add to what Atiya has said. देखिए, it's a process. There is a storyteller and there is a story listener. So it's a mutual process. Both are going through sensations of relating a narrative, कहानी कह रहा है, और दूसरा उस कहानी से इम्प्रेशन ले। तो AI के साथ तो वन वे ट्रैफिक ही हो सकती है। दिस म्यूचुअल कनेक्टिविटी विच इज़ इम्पोर्टेंट टू एक कहानी कहना, ये कभी नहीं, ये तो ह्यूमन एंगेजमेंट है जिसको, एंड AI is a good thing. I mean, change is inevitable, but you cannot and should not replace human engagement with mechanical stuff. और इसका आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप एक कैसेट पे या CD पे या अपनी प्लेलिस्ट में कोई गाना सुन रहे हैं और आप लाइव कॉन्सर्ट में जाते हैं या आप कव्वाली सुन रहे हैं, तो उन दोनों का इम्पैक्ट कितना फ़र्क होगा। दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, दोनों का अपना मज़ा है, लेकिन एक जो है जो आपने बात की है, दैट्स अ टू वे थिंग, वो कहने और सुनने की बात है, और एक में यू आर एट दी रिसीविंग एंड। तो जी, और इसके साथ ही जो है मैं मैडम शहनाज वज़ीरी साहिबा को दावत दूंगी कि वो आइए और अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए, प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो महफ़िल है, जो ज़बरदस्त सजी है, कहानी के बारे में, कहानी सुनना, कहानी सुनाना, और इतनी दिलचस्प रही है कि इसमें एक एक मिनट और एक एक सेकंड जो था, हम सब की तवज्जो इन्हीं की तरफ रही। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ज़रमीन अंसारी साहिबा का, जो कि जॉय ऑफ उर्दू के चैप्टर, कराची का जो चैप्टर है, उनके जो इवेंट्स वगैरह हैं, प्रोग्राम हैं, वो ऑर्गेनाइज़ करती हैं। और ये सारे जितने यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हैं जॉय ऑफ उर्दू के प्रोग्राम्स में जो शरीक होते हैं, मलाहत अवान साहिबा, आपने ज़रूर इनका सुना होगा, इनका नज़दीकी ताल्लुक़ है मौसीकी से ख़ास तौर पर, और इनकी वालदा शबनम शकील साहिबा, जिनकी कहानी अभी आपने ज़रमीने से सुनी, और कल्चर, सकाफ़त, विरसा, बहुत सारे आर्ट्स, लिबरल आर्ट्स से इनका ताल्लुक़ है। साथ साथ अतिया महमूद साहिबा, वैसे तो उनका जो प्रोफेशनल करियर रहा है वो तो फॉरेन सर्विस में रहा है,
इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल सिचुएशन से ये डील करती रही हैं और बहुत अहम मुल्कों में इन्होंने अपनी सर्विस अंजाम दी है। लेकिन इनका शौक़ हमेशा उर्दू लिटरेचर, उर्दू कहानियाँ, उर्दू ज़बान की जिसका फ़रोग़ हो, जिस तरीके से भी वो हो, उसमें हमेशा मसरूफ़ रही हैं। और वो भी वॉलंटियर बेसिस पर जॉय ऑफ उर्दू चैप्टर में अपना टाइम वक्फ करती हैं। और रूबी हैदर साहिबा के बारे में भी यकीन आप जानते होंगे। और आज की जो कहानी जो सबसे पहले इन्होंने शबनम शकील साहिबा की कहानी के बाद जो सरमीने ने पढ़ी, तो इन्होंने जो अपनी वालदा के बारे में बताया कि जब वो शिलोंग असम से ट्रेन में बैठ के अपने मियाँ के साथ लाहौर के स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर उतरी, तो वहाँ पे क्या माहौल था, क्या एहसासात थे उनके, और साथ साथ वो वक्त, वो तकसीम का वक्त, और वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का हिंदुस्तान से उन इलाकों से जो हिंदुस्तान बन गए और इन इलाकों में वो आए, किस हालत में वो आए, और इतना एक जज्बाती मंज़र हमारी आँखों के सामने उभरा। तो कहानी की अहमियत मेरा ख़्याल में हम सबको कहीं ना कहीं अपने दिल में ज़रूर है। लेकिन ये है कि सबके बचपन में मेरे ख़्याल में यकीनन आपको भी याद होगा, आम तौर पे या तो वालिद या तो वालदा या नानी या नाना जी या दादा या दादी जी ज़रूर कहानियाँ सुनाते होंगे आपको। और आपकी फ़र्दन ईच वन ऑफ़ यू माइट बी रिकॉलिंग दैट इन योर when you were a little child, कि आपको आपकी फैमिली के जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने ज़रूर कहानियाँ सुनाई होंगी और वो अभी भी आपको याद होंगी। शायद वो पार्टीशन की कहानियाँ तो नहीं होंगी, लेकिन जो भी कहानी उन्होंने आपको सुनाई उसका हमेशा ज़िंदगी भर इम्प्रेशन रहता है जहन में। अब एक यहाँ पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे साथ ऑनलाइन एक बहुत दूसरी ऑडियंस भी बैठी हुई है, और मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ज़रमीने अंसारी साहिबा का, जिन्होंने हु इज़ द फाउंडर ऑफ जॉय ऑफ उर्दू। And I know that when Mahwish Zadi Sahiba was coordinating with me for this program, she said कि ये प्रोग्राम हम आपके सेमिनार हॉल में तो ज़रूर कर रहे हैं ज़ाविस्ट कराची कैंपस में, लेकिन इसकी ऑडियंस बहुत सारे मुल्कों में बैठी हुई है, और किसी मुल्क में वहाँ पे दिन के 12 बजे हैं, किसी मुल्क में सुबह के 8 बजे हैं, किसी मुल्क में शाम के 7 बजे हुए हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑडियंस भी हमारे साथ है। And through this event, I want to thank everybody who's listening in to this particular session of Joy of Urdu, Karachi chapter in Pakistan, and also to thank Zarmeene Ansari Sahiba, who's the founder and who gives a great deal of time to this organization. ये मैं ज़रूर बताती चलूँ कि सारे जो जॉय ऑफ उर्दू के जितने मेंबरान हैं वो सारा रज़ाकाराना तौर पर काम करते हैं। Nobody is, it's just volunteer time. I think this is dedication of your love, your deep interest and your passion, जिसके लिए आप वक्त करते हैं अपना टाइम भी, और यूनिवर्सिटीज़ में नौजवानों की ऑडियंसेस आपके सामने बैठी होती हैं। तो ये तो एक बहुत बेहतरीन मौका होता है कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में जो कहानी की अहमियत है उसके बारे में आपने बताया हम सबको। सो आई वांट टू थैंक एवरीबॉडी। ज़ाहिर है यहाँ पे बहुत सारे जो हमारे यंग स्टूडेंट्स बैठे हैं, शायद आपने सादत हसन मंटो साहब को ना पढ़ा हो शायद, या आप इस्मत चुग़ताई साहिबा के बारे में आपने कोई नावल उनकी ना पढ़ी हो, कहानी ना पढ़ी हो, या ग़ुलाम अब्बास की ना पढ़ी हो, ना या कृष्ण चंद्र की ना पढ़ी हो। लेकिन आजकल के जो नावलिस्ट हैं वो तो आपने ज़रूर पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे। देयर आर लॉट ऑफ यंग नावलिस्ट टुडे इन पाकिस्तान, एंड दे आर ऑफ योर जनरेशन, young people who are writing stories about today, your lives of today. So please do reach out and read a story and make it a habit every night
to read something before you go to sleep. I think all of us have cultivated that habit. मुझे तो खुद नींद नहीं आती जब तक मैं कम से कम आधा घंटा 1 घंटा ना पढूं. और हमारे वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ़ मुकाटी साहब यहाँ पे बैठे हैं, तशरीफ़ फरमाएं. और वाइस प्रेसिडेंट मैडम नसरीन हक साहिबा जो डेवलपमेंट एंड फाइनेंस की वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इम्तियाज़ काजी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं. तो 3 तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं. और डॉक्टर अल्ताफ़ मुकाटी अमूमन जब अपनी टॉक शुरू करते हैं वो हमेशा किसी ना किसी किस्से से शुरू करते हैं. ये अभी तक मुझे याद है, कोई ना कोई छोटा किस्सा अपनी ज़िंदगी के बारे में, कल के बारे में, किसी हालात के बारे में, हमेशा कोई ना कोई. एंड द स्टोरी लाइन इज़ सो पावरफुल. द मैसेज दैट डॉक्टर मुकाटी वांट्स टू कन्वे टू द ऑडियंस often is in the form of a small snippet from a story. And that's a very powerful medium. How do you convey something, a lot of emotions, thoughts, images, culture, history, so many things that you can convey through a story. So I think stories are everywhere, everywhere, and in everybody's lives. So I really do want to thank you. I know that some of you may be reading love stories. That's always interesting. So Pakistan mein Soni Maiwal suna hai? Raise your hand if you've heard of Soni Maiwal. No? Oh, okay, good to see some hands go up. Have you ever heard of Sasi Punnu? Yes. All right, raise your hands, okay. Heer Ranjha? Yes. Acha. Heer Ranjha is a little bit more popular. ये पाकिस्तान की लव स्टोरीज हैं. जैसे अगर आप शेक्सपियर पढ़ें तो रोमियो जूलियट की लव स्टोरी के बारे में आप हमेशा पढ़ते हैं. ये तो पाकिस्तान की अपनी धरती की, अपनी ज़मीन की, अपनी आबो हवा की लव स्टोरीज हैं. प्लीज़, इफ़ यू हैव नॉट रेड इट, यू कैन सी it on your phone also. Go into your tablet. Look, Heer Ranjha is a beautiful movie. Beautiful movie. It's a love story in Punjab. Sasi Punnu is a beautiful story. All of these 3-4 love stories are so powerful. So please read about your own culture, your own history, and I'm sure कि आपकी ज़िंदगी में एक बिल्कुल दरवाज़ा ऐसा खुलेगा कि वो आप कभी बंद नहीं करना चाहेंगे. So thank you very much once again to our wonderful panel. Thank you to Zarmeena Ansari, who's listening in. I don't know what time it is in the country where she's in, but she's listening in. And thank you to Tahira Adil, who's the program manager for the language program in the social studies department, for organizing this. And most of all to our guests who have come and to the students who are here. Once again, Ji, thank you so much, Zabis, thank you so much, the student body and the Board of Governors and Madam Shehnaz. बहुत शुक्रिया.